गोगुंदा में 2 तेंदुओं को पकड़ने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन जिस तरीके से कुडाऊ गांव में एक बार फिर 5 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि तेंदुए का आतंक का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें शरीर के जो अंग है वो टुकड़े टुकड़े मिले थे। आदमखोर तेंदुए ने फिर दी दस्तक। पांच साल की बच्ची को बनाया शिकार। 30-40% बॉडी को वो खा चुका है। जंगल में मिला मासूम का छत विछत शव। देखिए कि ये वही जगह है, ये जो नदी है, इसी नदी के पास में कल शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास 5 वर्षीय सूरज जो है वो अपनी मां के साथ नहा रही थी और उसी दौरान जब मां का मुंह दूसरी तरफ था, पीछे से तेंदुआ आया। तेंदुए ने आकर 5 वर्षीय बच्ची पर झपट्टा मारा और उसे लेकर जंगल की ओर, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ओर तेंदुआ उसे लेकर चला गया। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा के इन घने जंगलों में तेंदुए ने एक बार फिर दस्तक दी है। मजावत ग्राम पंचायत के कुडाऊ गांव की भील बस्ती में 5 साल की मासूम को तेंदुए ने शिकार बनाया। 5 साल की सूरज पर उस वक्त हमला किया जब वो अपनी मां के साथ जंगल में नहाने गई थी। कई वो था, कई काम किया छोरी ने। हर बरस बेटी बेटर था, ज्यादा था छोरी है ही बरस बेटी थी निक गई वाला कैसे नहीं देखती हूँ मैंने घरे देखे घरे आए घरे है नहीं खाती पड़ता पानी 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 में अपनी गई। रात 2 बजे तक गांव वाले बच्ची का शव खोजते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद बच्ची का छत विछत शव झाड़ियों से बरामद हुआ। 5 वर्षीय मासूम सूरज का छत विक्षित शव जो है वो पहाड़ी पर घटना स्थल से तकरीबन आधे से 1.25 किलोमीटर दूर मिला है। घनी झाड़ियों के बीच में शरीर के जो अंग है वो टुकड़े टुकड़े मिले थे, जिसे बाद में यहाँ पर मौजूद जो पुलिस की टीम है, वन विभाग की टीम है, ग्रामीणों की सहायता से उसे इकट्ठा किया गया। और इस समय ये वही जगह है जहाँ पर मासूम बच्ची सूरज जो कि 5 साल की थी, उसका जो है शव वो यहाँ पर मिला था। बताया जा रहा है कि हमले के थोड़ी देर बाद ही कुछ लोगों ने बच्ची के शव को देखा था, लेकिन जब तक वो परिवार को सूचना देने पहुंचे, तेंदुआ एक बार फिर जंगल से आया और बच्ची के शव को लेकर भाग गया। वर्षीय मासूम सूरज को जब तेंदुआ नदी किनारे से लेकर इस पहाड़ी पर पहुंचा, तब उसने इसी जगह पर उस मासूम बच्ची का शिकार किया था। आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर उस मासूम बच्ची के बाल पड़े हुए हैं। ग्रामीण जब तेंदुए का पीछा कर रहे थे, उसी दौरान इस जगह पर 3 ग्रामीणों ने बच्ची के छत विक्षित शव को देखा। उसका एक हाथ और एक पांव तेंदुए ने पूरी तरह से खा लिया था। ग्रामीणों से बात की थी, वो बोल रहे थे हम यहाँ पर शव पड़ा था, पूरा शव पड़ा, उनका हाथ टूटा हुआ पड़ा था। जब उनकी माँ को नीचे खड़े थे, रो रहे थे, तो उनको बुलाने गए, तब तक तेंदुआ आया, उस पूरा शव को उठा के लेकर चला गया। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बच्ची की कटी हथेली मिली। घटना के बाद गांव वाले भी प्रशासन से नाराज दिखे, जिन्होंने गोगुंदा झाड़ौर रोड पर बंद कर विरोध जताया। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सतर्क हो गई। तेंदुओं को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगाए गए। पूरे ग्रामवासियों को बताया गया है कि अमूमन शाम को 4 बजे से लगाए थे शाम को 7 बजे तक किसी तरह का जंगलों में मूवमेंट वगैरह नहीं करे। गाय भैंस वगैरह या जो चारा वगैरह बकरियां वगैरह लेने जाते हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखे, फोकस रखे। शव अभी सख्त विकसित अवस्था में मिला है। जहाँ पैंथर इसको लेकर आया वो जगह भी अभी आइडेंटिफाई हुई है, वहाँ पर भी केज लगाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू किया जा सके। पिछले 10 दिन में इस इलाके से 4 लोगों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका। आदमखोर पैंथर ने पहला शिकार उंडीथल गांव में ही किया था। पहला शिकार 19 सितंबर को उंडीथल गांव की लड़की कमला को लेपर्ड ने मार डाला।
दूसरा शिकार 19 सितंबर को भेवड़िया गांव के खूमाराम को लेपर्ड ने मार डाला। तीसरा शिकार 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी भील को शिकार बनाया। चौथा शिकार 25 सितंबर को कुडाऊ गांव की भील बस्ती में 5 साल की बच्ची का शिकार। बहरहाल जिस तरीके से 5 साल की मासूम को एक बार फिर आदमखोर तेंदुए ने शिकार बनाया, उससे इतना तो साफ है कि गोगुंदा के इन जंगलों में अभी भी तेंदुए का आतंक खत्म नहीं हुआ है। बच्ची के शव को पहाड़ी पर बरामद कर लिया गया। भले छत विकसित अवस्था में मिला है, तकरीबन 30 से 40% बॉडी जो है वो तेंदुआ खा चुका है, लेकिन ये मांग की जा रही थी कि सबसे पहले बच्चे के शव को रिकवर किया जाए। तो आप देखिए बच्ची के शव को यहाँ पर सर्च टीम ने बरामद कर लिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। अभी भी लोगों के घरों से बाहर निकलने में डर लग रहा है। इसी बीच कैमरे में एक भेड़िया नजर भी आ गया है। दावा किया जा रहा है कि यह वही छठा भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग ने दिन रात एक किया हुआ है। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बने भेड़िए की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। छठे भेड़िए की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक भेड़ियों का सरदार हाथ नहीं आया है। वो लगातार वन विभाग के कर्मचारियों को छका रहा है। इसी सर्चिंग अभियान के दौरान एक बार फिर भेड़िया कैमरे पर नजर आया। वीडियो में भेड़िया चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। सुबह के समय भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है। महसी के सिकंदरपुर इलाके का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। भेड़िए के दिखने की खबर के बाद आसपास के गांव में भी हड़कंप मच गया। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िए अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है। जाल बिछाए गए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। अब सिकंदरपुर में भेड़िए के दिखने का दावा है, जिससे वन विभाग भी अलर्ट हो गया। उसकी धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों के दिखने का वीडियो वायरल हुआ था, जो बहराइच के नानपारा तहसील का बताया जा रहा था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। भेड़िए के दिखने के 2 वीडियो सामने आए थे। इसमें दोनों भेड़िए एक बकरी को अपने साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दावा था कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़िए की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। अब एक बार फिर कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें वो अकेला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महसी तहसील के दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। महसी तहसील में भेड़ियों का खूनी खेल जुलाई में शुरू हुआ था। छठा भेड़िया अभी भी आजाद घूम रहा है, उसके पकड़े जाने का इंतजार है। वहीं झांसी में भी भेड़िए का आतंक दिखा है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुलगहना गांव में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। महिला खेत से अपने घर लौट रही थी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के किसानों ने लाठी डंडों से भेड़िए को भगाने की कोशिश की। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। भेड़िए के हमले में घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। और कुछ आदमी है 2 लठ लाए थे, तो एकदम दौड़ो सो घोड़े में चिपक दो। और बस सोन आदमी ने बचाओ बचाओ, सोन आदमी ने 3-4 लठ लाए, और तब भी नहीं छोड़ो बाने, फिर बड़ी देर छोड़ो, ये आगा फिर बाने लाए लठ। तो इस तरह बहराइच सीतापुर के बाद अब झांसी में भी भेड़िए का खौफ दिखाई दे रहा है।
बहराइच से न्यूज 18 के लिए अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप बेहद आम बीमारियों के लिए वो जो दवाएं खा रहे हैं, हो सकता है वो आपके शरीर पर जहर का काम कर रही हो। यह हमारे कयास नहीं बल्कि उस रिपोर्ट के फैक्ट हैं, फाइंडिंग्स हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं जांच में फेल साबित हुई और ऐसी दवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। इसीलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप BP, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासीटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैन-डी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर कांग्रेस के भीतर सियासी बवाल मच गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य के इस फैसले का असर यह हो रहा है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और इस नाराजगी का असर यह हो रहा है कि मंत्री विक्रमादित्य को जहां सफाई के लिए आना पड़ा, वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस मामले पर एक्शन में आ गए हैं। योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार, अगर है दुकान तो जरूरी है पहचान। नेम प्लेट पर सवाल, हिमाचल में सियासी उबाल। क्या हिमाचल सरकार को भी योगी मॉडल पसंद आ गया है? क्या दुकान और उसकी पहचान वाली स्क्रिप्ट जो यूपी सरकार में लिखी गई वो हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य को भी रास आ गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की पहचान के लिए जो नेम प्लेट वाला फैसला लिया गया उस पर कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सुर मुखर हो उठे। आलम यह हो गया कि अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नेम प्लेट वाले फैसले पर सरकार का पक्ष क्लियर करना पड़ा।
बात में यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है, एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स which is abided by the constitution and in this particular case by the Municipal Corporation Act। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है, इसलिए प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना और प्रदेश में सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है, उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। अब इस फैसले के पीछे उठे सियासी बवाल की क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल मंगलवार को शिमला में शहरी विकास मंत्रालय के साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में तहबाजारी को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। इन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि ढाबा, होटल और रेहड़ी वाले अपना पहचान पत्र लगाएंगे। इसी पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ खबर लगी थी। पोस्ट में कहा गया था कि स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की तरफ से आईडी जारी की जाएगी और सभी को अपनी आईडी और पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन विरोध के सुर मुखर होने के बाद पोस्ट को एडिट कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ की फोटो को हटा दिया गया। लेकिन तब तक ये खबर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सवाल यही उठाए गए कि क्या योगी सरकार से प्रभावित होकर फैसला लिया गया, क्योंकि मंगलवार को ही योगी सरकार ने भी होटल, ढाबों और दुकानों पर साफ सफाई और वेरिफिकेशन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। यही वजह रही कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला इस मामले को सुलझाने में जुट गए हैं। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले, पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे ही फैसले का राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने विरोध किया था। अब देखिए, जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, एडिबल आइटम्स बेचने वाले लोगों के विषय में कि आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, नेम बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एक्सेट्रा, उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी। और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे, बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की। हाल ही में शिमला के संजौली में कांग्रेस को मस्जिद विवाद की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है और अब नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ जैसी स्थिति है। यही वजह है कि कांग्रेस को डबल गेम वाली राजनीति के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस मामले में कंगना रनौत की तरफ से सफाई भी आ चुकी है, लेकिन मामला हरियाणा चुनावों की तपिश से जुड़ा है। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक की इस मामले में एंट्री हो चुकी है, जबकि बीजेपी पहले ही कंगना के बयान से किनारा कर चुकी है। कृषि कानूनों की बहाली का सुझाव देकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ऐसी फंसी हैं कि अपने ही बयान पर सफाई के बावजूद न सिर्फ उन्हें घेरा जा रहा है, बल्कि पूरी बीजेपी को लपेटा जा रहा है। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने बयान की सफाई में क्या कहा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दरअसल हरियाणा चुनाव के बीच कंगना रनौत ने कृषि कानूनों की बहाली का सुझाव दिया था, लेकिन ये बयान ही उनके गले की फांस बन गया। खुद पार्टी भी उनके बयान से किनारा कर चुकी है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। लेकिन विरोधियों के लिए बड़ा मौका था, इसलिए कंगना के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर पीएम मोदी को टारगेट किया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना, लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील और इसके